नमस्कार। नव वर्ष 2082 विक्रम संवत की शुभकामनाएं चल रही हैं और आप सभी को शुभकामनाएं। आज बताऊंगा विक्रम संवत क्यों हुआ और उसी के साथ में विक्रम संवत के बारे में एक कहानी है नवरात्रों की। नवरात्रों क्यों शुरू हुआ और नवरात्र में अकबर की कहानी और पूरी जानकारी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो के लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। षष्ठी के पहले दिन से ही काल की गणना, चंद्र और सूर्य ग्रहण की अग्रिम जानकारी, दुनिया के सबसे प्राचीन और सटीक कैलेंडर विक्रम संवत का वर्ष 2082 शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ ही रविवार 30 मार्च 2025 को जो हिंदू नववर्ष 2082 की शुरुआत हो गई। इसे नव संवत्सर या विक्रम संवत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महान खगोलविद वारमीर ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी और उनका नाम विक्रम संवत या विक्रमी संवत रखा गया। माना जाता है कि ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को षष्ठी उत्पन्न हुई थी। देश दुनिया भले ही पोप ग्रेगरी द्वारा विकसित ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित हो, लेकिन विक्रम संवत आज भी भारतीय और नेपाल मूल के लोगों के जीवन का अंग है। नेपाल में विक्रम संवत वाला हिंदू कैलेंडर ही लागू है। वही भारत से ही दुनिया भर के हिंदू शादी विवाह से लेकर अन्य शुभ मुहूर्त एवं पर्व त्योहार इसी कैलेंडर पर आधारित काल गणना से तय करते हैं। विक्रम संवत दुनिया का सबसे वैज्ञानिक एवं सटीक काल गणना है। जानकारों का कहना है कि विक्रम संवत सूर्य की और चंद्र की गति, दोनों की गति पर आधारित है। दुनिया का ये अकेला कैलेंडर है जो गणना करके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पहले ही घोषित कर देता है। इस दिन को इतने बजे सूर्य या चंद्र ग्रहण लगेगा। इस कैलेंडर के जरिए किसी भी खगोलीय स्थिति की गणना वर्षों पहले लगाई जा सकती है। इस तरह की खगोलीय जानकारी पश्चिमी कैलेंडरों से नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर 100 साल के कैलेंडर एडवांस में पड़े हैं कई ज्योतिर्विदों के पास। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल आचार्य वारमीर ने पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की एकदम सटीक गणना की। उसी गणना के आधार पर उन्होंने दिन और रात के समय का निर्धारण किया। इसमें पल, प्रतिपल, घटी, मुहूर्त और पहर होते हैं। इन्हीं के आधार पर तिथियों का निर्धारण एवं उनकी गणना की जाती है। इतना ही नहीं, ये कैलेंडर साल में आने वाले विभिन्न ऋतुओं के अलावा नक्षत्रों के बारे में भी बताता है। अति प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने में 365 दिन और 15 घटी, 11 पल और 24 प्रतिपल लगाती हैं। विक्रम संवत के 12 मास होते हैं और मास सिर्फ 30 दिन का होता है। ये मास 15 दिन के 2 पक्षों में बटा होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का होता है। विक्रम संवत में हर 3 साल पर एक मास बढ़ जाता है, जिसे अधिमास या मल मास कहा जाता है। दरअसल मासों की गणना या निर्माण पृथ्वी की अपनी कक्षा में नहीं की गई। इसका निर्धारण चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर की गई कक्ष से किया गया है, इसलिए इसे चंद्रमास भी कहते हैं। चंद्रमा का एक मास 30 चंद्र तिथियों का होता है, परंतु सौर मास सूर्य मास से लगभग आधा दिन छोटा होता है। दोनों मासों में सामंजस्य बिठाने के लिए भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने मल मास का या अधिमास का विधान किया। यह अधिमास या मल मास इसलिए होता है ताकि सूर्य वर्ष से एक रूपता लाई जा सके। इसी के कारण हिंदू महीनों, वर्ष, ऋतुओं, खगोलीय गणना में सटीकता रहती है। विक्रम संवत से सूर्य परिवर्तन की सटीक जानकारी, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, सूर्य या चंद्र ग्रहण का काल, तिथि और मुहूर्त की गणना सटीक होती है। वहीं यूरोप में पहले एक साल 360 दिन का हुआ करता था।
विक्रम संवत का जिक्र ब्रह्म पुराण में भी है। इसमें कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मा का पहला दिन है और षष्ठी के काल चक्र का भी पहला दिन है। विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से होती है। इसे ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विक्रम संवत से 57 साल पीछे चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी साल 2025 चल रहा है। विक्रम संवत के अनुसार ये साल 2082 चल रहा है। विक्रम संवत को हिंदू से लेकर जैन धर्म ग्रंथों में इस संवत को शुरू करने के में सम्राट विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। जैन ग्रंथ कल्काचारी में कहा गया है कि विक्रम काल की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने आकाश नाम के राजा को हराने के बाद में की थी। इस दिन को उन्होंने विजय हासिल की थी। हालांकि ये राजा कौन है स्पष्ट नहीं है और हिंदू ग्रंथों में कहा गया कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर इसी दिन जीत हासिल की थी। ये वही सम्राट विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी और जैन सन्यासी एवं नीति शास्त्र के ज्ञाता शपणक बौद्ध ज्ञाता अमर सिंह और विद्वान कवि शंकु कवि घटकापर राजकवि कालिदास और तंत्र शास्त्र के ज्ञानी बेताल भट्ट और व्याकरण के आचार्य वररुचि खगोल शास्त्री वहामीर शामिल थे। इनमें अमर सिंह और वहामीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, जबकि कालिदास और बेताल भट्ट ब्राह्मण कुल के थे। बाकी वैश्य एवं आज दलित कहे जाने वाले समुदाय से भी थे। कहा जाता है कि विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत, कलियुग संवत, सप्तऋषि संवत आदि प्रचलित में आए थे। माना जाता है कि सभी संवत की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होती थी, लेकिन अन्य बातें स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद विक्रम संवत अस्तित्व में आया और इसमें तिथि से लेकर तिथि, मास, संवत्सर यानी वर्ष और नक्षत्र आदि की स्पष्टता थी। इस प्रकार से ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई और ये एक पूरी जानकारी विक्रम संवत के इतिहास को लेकर हैं। उसी से ही नवरात्रा और हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जो कि जानकारी सभी को होनी चाहिए। सनातन संस्कृति में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरियाँ आदि आती हैं। एक कहानी है अकबर की। अकबर जिसको अकबर महान बोला जाता है, तो भारत की देवियों, भारत की स्त्री लिंग महिलाओं, भारत की बेटियों, भारत की माताओं, भारत की बहनों, रील बनाना छोड़ो, एक अकबर की कहानी सुनाता हूँ। अकबर की महानता का गुणगान तो कई इतिहासकारों ने किया कि अकबर महान, लेकिन अकबर की ऊंची हरकतों का वर्णन बहुत कम इतिहासकारों ने किया है। कारण शासन प्रणाली ऐसी थी। अकबर अपने गंदे इरादे से प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज का मेला आयोजित करवाता था, जिसमें पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध था, यानी पुरुष उस मेले में नहीं जा सकते थे। अकबर इस मेले में महिला की वेशभूषा में जाता था और जो महिला उसे मंत्रमुग्ध कर देती उसे दासियों द्वारा छल कपट कर अकबर के सम्मुख ले जाती थी। एक दिन नौरोज के मेले में महाराणा प्रताप की भतीजी छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की पुत्री मेले की सजावट देखने के लिए आई, जिनका नाम बाईसा किरण देवी था, जिनका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज जी से हुआ। बाईसा किरण देवी की सुंदरता को देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने बिना सोचे समझे दासियों के माध्यम से धोखे से जनाना महल में बुला लिया। जैसे ही अकबर ने बाईसा किरण देवी को स्पर्श करने की कोशिश की, किरण देवी ने कमर से कटार निकाली और अकबर को नीचे पटकर छाती पर पैर रखकर कटार गर्दन पर लगा दी और कहा, नीच नराधम, तुझे पता नहीं मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिनके नाम से तुझे नींद नहीं आती। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अकबर का खून सूख गया।
कभी सोचा नहीं होगा कि सम्राट अकबर आज एक राजपूत बादशाह के चरणों में होगा। अकबर बोला, मुझे पहचानने में भूल हो गई देवी, मुझे माफ कर दो। तो किरण देवी ने कहा कि आज के बाद दिल्ली में नौरोज का मेला नहीं लगेगा और किसी भी नारी को परेशान नहीं करेगा। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, आज के बाद कभी मेला नहीं लगेगा। उस दिन के बाद कभी मेला नहीं लगा। इस घटना का वर्णन गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत रासों में 632 पृष्ठ संख्या में दिया गया है और बीकानेर संग्रहालय में लगी एक पेंटिंग में भी इस घटना को एक दोहे के माध्यम से बताया गया है। देवी किरण सिंहणी की चड्डी उस पर खींच कटार भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। धन्य है किरण बादशाह, उनकी वीरता को कोटि कोटि प्रणाम। तो इस प्रकार से भारत की ये बेटियां भारत को नाम रखने के लिए, अमृतों के लिए बहुत संघर्ष किया और देवियां मानी जाती हैं। आज का वर्तमान समय थोड़ा देख के उन इतिहास को याद करके चले तो आगे भी देवियों की पूजा होती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।